Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss only three issues. The first issue is the RTA shift to a right to deny information. Second issue is CP Radhakrishnan take oaths as 15th Vice President of India. And third issue is Rajasthan Assembly pass anti-conversion bill with steep penalties. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss how the new data protection law section 44 a threat to RTI. डाटा प्रोटेक्शन लॉ सेक्शन 44 किस तरह से आरटीआई के लिए थ्रेट है, व्हाई एक्टिविस्ट आर फाइटिंग, एक्टिविस्ट इसके अगेंस्ट क्यों फाइट कर रहे हैं, व्हाई न्यूज द डिटेल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 amended the right to information act 2005 by changing section 81J through section 44(3) of the DPDP act, which allow public authorities to refuse access to personal information. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन 88(1) को अमेंड किया गया है और इसकी जगह पर डीपीडीपी एक्ट के अंदर 44 सेक्शन 44(3) के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं और ये प्रोविजन जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 81J के कॉन्ट्रेरी है। सेक्शन 81J के अकॉर्डिंग पब्लिक को ये राइट है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी ऑफिसर के पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। बट अब जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अब रिफ्यूज भी की जा सकती है। Critics argue this make the RTI Act a right to denial of information which hindering transparency, accountability and investigative journalism. Critics का कहना है कि RTI Act को right to denial of information में चेंज करता है। इट मीन्स यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को जो रिफ्यूज किया गया है न्यू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर, ये आरटीआई की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है। The IDEA Act was introduced to enhance transparency and empowering citizens by granting them access to government held information. IDEA Act जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए एंड गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज परस्यूड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग करप्शन। आइडिया आने के बाद ये परस्यूड किया गया था कि आरटीआई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का तौर पर वर्क कर सकता है, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन को रिड्यूस करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। However, despite its initial promises, the act has facing numerous challenges which diminishing its impact. इनिशियल प्रोमिस जो भी किए गए थे आरटीआई से रिलेटेड, इन इनिशियल प्रोमिस को अभी अचीव नहीं किया गया जो भी इसके ऑब्जेक्टिव थे, और आज के डेट में आरटीआई के बिफोर न्यूमरस चैलेंजेस हैं। सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट एंड डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 44। सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 81J क्या है जिसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। Originally, this section allowed access to personal information if there was a significant public interest in its disclosure. आरटीआई एक्ट सेक्शन 81J के अंदर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर किसी भी ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पब्लिक सीख कर सकती है। डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट, इसके अंदर क्या किया जाता है? सेक्शन 44(3) ऑफ द डीपीडीपी एक्ट अमेंडेड द आरटीआई एक्ट टू रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट ओवर राइट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 44 ने आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ रिमूव किए हैं और सेक्शन 81J के अंदर जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज थे, इट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट में लोग चाहे तो किसी भी ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सीख कर सकते थे। बट अब यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट जो वर्ड है, फ्रेज है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स अब पब्लिक को यह राइट नहीं है कि वो ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सीख कर सके। कभी कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन की नीड तब पड़ती है जब किसी एमएलए या एमपी के करप्शन से रिलेटेड हमें हिस्ट्री निकालना है, या फिर जिस टाइम पर इलेक्शन कंटेस्ट किए जा रहे हैं उस टाइम पर हर कैंडिडेट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको न्यूज के थ्रू शेयर करना होता है ताकि पब्लिक इवेल्युएट कर सके कि हमें किस कैंडिडेट को वोट करना है। बट इस तरह की इंफॉर्मेशन तक अब डिनाई किया जा सकता है इस अमेंडमेंट के थ्रू।
This means that if information is labeled as personal information, it can now be refused outright without any further balancing test. इसका मीनिंग ये हुआ जो अभी अमेंडमेंट किए गए हैं, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पीपल एक्सेस नहीं कर सकते हैं। व्हाट वर इनिशियल प्रोमिस ऑफ द आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट के इनिशियल प्रोमिस क्या थे, इसमें इसका इनिशियली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर फिक्स किए गए थे। इनिशियली आरटीआई एक्ट वाज सीन एज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट रिकॉग्नाइज सिटीजंस एज द ट्रू रूलर ऑफ द नेशन। इनिशियली आरटीआई एक्ट जो था वो लेजिस्लेशन का एक लैंडमार्क पीस था जो कि सिटीजन्स को नेशन के ट्रू रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। By giving the fundamental right to information, RTI Act provided an effective tool for public oversight, which allow people to monitor the functioning of the government. RTI को फंडामेंटल राइट के तौर पर, इट मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फंडामेंटल राइट गिवन किया गया पीपल को, और पीपल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। दिस एम्पावरमेंट पब्लिक वाज एक्सपेक्टेड टू कर्ब करप्शन एंड आर्बिट्रेरीनेस। इट वुड लीड टू अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक को जो इंफॉर्मेशन तक सीख करने का जो एम्पावरमेंट गिवन किया गया है, इसके थ्रू ये एक्सपेक्ट किया गया था स्टार्टिंग में जिस टाइम पर ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि करप्शन को कर्ब किया जा सकता है, आर्बिट्रेरीनेस जो होती है सिस्टम के अंदर कुछ ऑफिसर्स का, उसको कर्ब किया जा सकता है, और इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंट है उसको अकाउंटेबल यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। The law was welcomed as one of the best transparency law in the world, offering a legal framework for citizens to seek information with respect and dignity. ये एक ऐसा लॉ है आरटीआई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ रहा है। इट मीन्स इस पीपल को इंफॉर्मेशन तक सीख करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क ये ऑफर करता है। However, the optimism surrounding RTI Act quickly diminished as the bureaucracy and government registered this shift in the power. जब से आरटीआई इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट कभी भी आरटीआई के इंट्रोडक्शन की वजह से सेटिस्फाई हैप्पी नहीं रहे हैं, क्योंकि इस आरटीआई के थ्रू पावर का शिफ्ट हुआ है। जो पावर इंफॉर्मेशन तक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पावर जो पहले ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट के पास होती थी, वो पावर अब पब्लिक को मिल जाती है, और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट कभी भी आइडिया के इंट्रोडक्शन की वजह से हैप्पी नहीं रहे हैं। अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आइडिया कम्स अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है। इसी के अंदर आरटीआई को इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर इसको ऐड किया गया है। की प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के की प्रोविजंस क्या क्या है। सेक्शन 4 of the RTI Act impose an obligation on public authorities to maintain its record in a manner which facilitates the right to information under the Act. RTI Act सेक्शन 4 के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज के लिए ऑब्लिगेशन गिवन किया गया है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड को मेंटेन करें, और इस तरह से मेंटेन करें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन सीख की जाती है तो उसको इजीली अवेलेबल कराया जा सके। Section 6 of the Act entitle a person to obtain any information under the Act to make a request in writing to the central or state public information officer. आईडिया एक्ट सेक्शन 6 के अंदर पर्सन्स को किसी भी स्टेट या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन को सीख करने का यहाँ पर राइट गिवन किया गया है। इट मीन्स वो किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। Section 7 of the RTI Act requires the public information officer to either provide the information or reject the request for any of the reason specified in Section 8 and 9 within 30 days of receipt of the request. Section 7 के अंडर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए ये मैंडेटरी किया गया है, वो 30 डेज के अंदर, इट मीन्स एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट रिसिप्ट के 30 डेज के अंदर उसको जो भी इंफॉर्मेशन सीख की गई है या तो वो उसको रिजेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन गिवन करना है उससे रिलेटेड डिसीजन यहाँ पर टेकिंग करना होगा। अगर उसको रिजेक्ट करना है सेक्शन 8 एंड 9 के अकॉर्डिंग कुछ रीजंस दिए हुए कि किन किन रीजंस में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सीख की गई इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिनाई कर सकता है, अदरवाइज उसको डिनाई करने का यहाँ पर राइट गिवन नहीं किया गया है।
Under Section 19, if a person does not receive a reply within 30 days from public information officer, he may prefer an appeal to officer who is senior in the rank to the public information officer in that public authority. सेक्शन 19 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी पर्सन को अगर 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं की गई है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, देन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में जो सीनियर रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके बिफोर वो अपील कर सकते हैं। एग्जाम्पशन अंडर द एक्ट, द इंफॉर्मेशन सॉर्ट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू पर्सनल डिटेल, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर इस एक्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पशन गिवन किए गए हैं। कोई भी पर्सन किसी ऑफिसर के पर्सनल डिटेल, डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर सकता है। बिफोर द आरडीआई एक्ट, द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड सम अदर स्पेशल लॉज। आरडीआई के आने से पहले इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड के पब्लिक तक एक्सेस को यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड किया जाता था। द आरडीआई एक्ट रिलेटेड टू मैनी सच लॉ इन द कंट्री। जब से आरडीआई आया है कंट्री के अंदर अब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक एक्सेस यहाँ पर इंश्योर कर दिया गया है। हु इज कवर्ड अंडर द आरडीआई, आरडीआई के अंदर किन किन इंस्टीट्यूशंस, किन किन डिपार्टमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन को पब्लिक सीख कर सकती है। द आरडीआई एक्ट 2005 अप्लाइज टू द वूल ऑफ द इंडिया all bodies which are constituted under the constitution or under any law or under any government notification। आरडीआई फाइल किया जा सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूटेड और किसी भी कॉन्स्टिट्यूटेड जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ या फिर लॉ के द्वारा जो भी कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक सीख कर सकती है। ऑल बॉडीज इंक्लूडिंग एनजीओ विच आर ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट आर कवर्ड। ऑल बॉडीज या एनजीओ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ओन की गई हैं, सब्सटेंशियली अगर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की गई हैं तो इनके अगेंस्ट भी आरडीआई फाइल किया जा सकता है। ऑल प्राइवेट बॉडीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर डायरेक्टली कवर्ड। प्राइवेट बॉडीज जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई हैं, कंट्रोल की गई हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस अगर किया गया है देन आरडीआई इनके अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है। सिस्टमेटिक इश्यूज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट वीकेंड द आरडीआई एक्ट। आरडीआई एक्ट को वीक करने वाले सिस्टमेटिक इश्यूज क्या हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड सिस्टमेटिक इरोजन। वन ऑफ द अर्लीस्ट चैलेंज टू द आरडीआई एक्ट वाज द रिलक्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू क्विट कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। जब से आरडीआई एक्ट आया है ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस रहे हैं एंड सिस्टमेटिक इरोजन भी इसका किया गया है। और जो बिग चैलेंज है आरडीआई के बिफोर वो ये रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन पर अपने कंट्रोल को क्विट नहीं करना चाहते हैं। इट मीन्स वो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन तक पब्लिक का एक्सेस ना हो और इंफॉर्मेशन उन्हीं तक लिमिट रहनी चाहिए। आरडीआई एक्ट effectively transfer power from public servants to citizens, so government attempted to weaken the law through amendments। आरडीआई ने इंफॉर्मेशन सीख करने की जो पावर है वो सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स है, सिटीजन की तरफ ट्रांसफर की है। और ऐसा करने की वजह से गवर्नमेंट ने कई बार वेरियस अमेंडमेंट के थ्रू इसको वीक करने की कोशिश की है। जो पीपल को पावर मिली हुई है आरटीआई के अंडर। मोस्ट ऑफ द कमिश्नर्स अपॉइंटेड वर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटिक्स, many of whom viewed the positions as post retirement secure rather than the opportunity to afford transparency। Their reluctance to impose penalties for non compliance weakened the act। नॉन कंप्लायंस अगर इस एक्ट का किया जाता है देन कमिश्नर्स के द्वारा उन्हें पेनल्टीज इंपोज नहीं की जाती है। डिले इन अपॉइंटिंग कमिश्नर्स लीड टू मैसिव बैकलॉग मेक आरडीआई इनइफेक्टिव। कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस में काफ़ी डिले होता है जिसकी वजह से मैसिव बैकलॉग यहाँ पर हो जाता है। आरडीआई इसकी वजह से इनइफेक्टिव होता है। द मैंडेटेड 30 डे पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑफन नॉट एड। 30 डेज का जो इन्फॉर्मेशन गिवन करने का जो पीरियड है उसको भी एडहर नहीं किया जा रहा है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस रेस्टेड आरटीआई। आरटीआई को रेस्टेड करने वाले जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या क्या रहे हैं। द इरोजन ऑफ द आरटीआई एक्ट कंटिन्यूड विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 2012 में गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था।
इसमें आईडिया एक्ट को कहीं ना कहीं इरोजन करने की कोशिश की गई इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा. In this case, the Supreme Court ruled that information about a public servant's disciplinary record and financial dealing was personal information and therefore exempted under Section 8(1)(j. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट की डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन कहा गया और इस पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पीपल का एक्सेस यहाँ पर डिनाई किया गया. In this lecture, we will discuss about Vice President of India. C.P. Radhakrishnan take oath as 15th Vice President of India. Lecture is important for GS paper 2 for prelims and for mains. Why news? C.P. Radhakrishnan take oath as the 15th Vice President of India. Recently, C.P. Radhakrishnan ने 15th Vice President of India के तौर पर oath taking किया है. President Draupadi Murmu administered the oath of the office at the Rashtrapati Bhavan in the presence of several dignitaries. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिसेंटली ओथ हुआ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको एडमिनिस्टर किया है. हु आर द इलेक्टर्स इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टर्स कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स. वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस में पार्लियामेंट का बोथ हाउस के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट टेकिंग करते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर प्ले नो रोल इन दिस इलेक्शन. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है. इलेक्टोरल कंसिस्ट ऑफ 782 MPs, 543 इन द लोकसभा एंड 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर इन द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो रिसेंट में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, 782 MPs ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. लोकसभा से 543 एंड राज्यसभा के 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. ईच मेंबर्स वोट कैरीज इक्वल वोट. वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस में एमपी के ईच एमपी के वोट की वैल्यू सेम होती है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एंड हाउ आर द वोट्स काउंटेड? वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग प्रोसेस क्या होता है और वोट्स किस तरह से काउंट की जाती हैं? इलेक्शन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन व्हिच अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर टिपिकली अ सीनियर पार्लियामेंट्री ऑफिसर टू ओवरसी द प्रोसेस. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ओवरसी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है जो कि सीनियर पार्लियामेंट्री ऑफिसर होता है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं. इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है. Secret ballot. Members cast their vote by secret ballot indicating preferences among the candidate in order. वाइस प्रेसिडेंट के लिए पार्लियामेंट का बोथ हाउस के मेंबर्स जो वोट कास्ट करते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट कास्ट करते हैं एंड इसमें प्रेफरेंस गिवन किए जाते हैं कैंडिडेट के लिए. ईच एमपी रैंक द कैंडिडेट इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस 1 2 3 एटसेट्रा. ईच एमपी को यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर ऑर्डर प्रेफरेंस गिवन किए जाते हैं 1 2 3 के हिसाब से वो रैंक गिवन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए. कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मेजोरिटी कोटा टू विन. कैंडिडेट जो मेजोरिटी कोटा विन कर लेता सिक्योर कर लेता है वो यहाँ पर विन हो जाता है. इट मीन्स मोर देन हाफ द टोटल वैलिड वोट. टोटल वैलिड वोट का मोर देन हाफ वोट उसको सिक्योर करना होगा अगर उसको विन करना है. इफ नो कैंडिडेट अचीव दिस ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस देन द कैंडिडेट विद द फर्स्ट वोट एलिमिनेटेड एंड देयर वोट ट्रांसफर्ड बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्रेफरेंस. किसी कैंडिडेट को अगर मेजोरिटी कोटा यहाँ पर नहीं मिल पाता फर्स्ट प्रेफरेंस में देन कुछ वोट्स यहाँ पर फर्स्ट वोट वाला कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है एंड इसकी जो वोट्स होती हैं वो नेक्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफर कर दी जाती हैं. दिस कंटिन्यू अंटिल वन कैंडिडेट क्रॉस द थ्रेशोल्ड. ये तब तक कंटिन्यू चलता है प्रोसेस जब तक कि थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो जाता है. Election will be taken in the Parliament House as per Rule 8 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 1974. The poll for the election will be taken in the Parliament House. प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974 के अकॉर्डिंग इलेक्शंस जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंडर कराए जाते हैं. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 63 स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. Article 64 state that the vice president also serve as the ex officio chairman of the Rajya Sabha and cannot hold any office of profit.
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन के तौर पर भी वर्क करेगा एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको होल्ड नहीं करना है। Article 65. When Vice President assume the role and duties of the President, they will not perform the responsibility of Chairman of the Rajya Sabha and will not receive the salary or allowances designated to Chairman under Article 97. वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल एज्यूम कर लेता है देन वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म नहीं करेगा एंड राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उसको जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस गिवन किए जा रहे थे वो अब फैसिलिटीज या जो भी इसको अलाउंसेस गिवन किए जा रहे थे वो अब इसको गिवन नहीं किए जाएंगे। रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव अपॉन एक्सेप्टेंस। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो उसके लिए एक रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को गिवन करना होगा। प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के बाद ही रिजाइन एक्सेप्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आर्टिकल 66 प्रोविजन क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एट लीस्ट 35 years old, must be eligible for election as a member of राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्वालिफिकेशन के अंदर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 years एज होना चाहिए मिनिमम एंड राज्यसभा के एक मेंबर के तौर पर इलेक्शन की एलिजिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। must not hold any office of the profit under the union or state government, local authorities or any other public authorities। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को एज्यूम करने के लिए यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। Article 68 mandate that the election to fill the vice president vacancy due to term expiration must be completed before the current term end। आर्टिकल 68 के अंडर ये मैंडेट किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल टर्म एक्सपायर होने से पहले इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 324 ग्रांट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू ओवरसी, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 324 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी गिवन की गई है। हु आर पार्टिसिपेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। आर्टिकल 66 state that the vice president is elected by an electoral college consisting of elected and nominated members from both houses of the parliament। The election follows a system of proportional representation using a single transferable vote and the voting is conducted by the secret ballot। Oath of Vice President। Article 69 the Vice President must take an oath or affirmation before the President or an appointed representative before assuming the office। ऑफिस एज्यूम करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के बिफोर ओथ टेकिंग करना होता है आर्टिकल 69 के अकॉर्डिंग। टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 67 स्टेट दैट वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज अ 5-year टर्म फ्रॉम द डेट दे एज्यूम ऑफिस। आर्टिकल 67 के अंडर वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस को यहाँ पर फिक्स किया गया, 5 year का टाइम पीरियड होता है। What is the removal process for Vice President of India? Article 67B states that Vice President of India can be removed from office through a resolution passed by Rajya Sabha with a majority of its members and then agreed to by the Lok Sabha। राज्यसभा के मेंबर के द्वारा इसको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, देन लोकसभा के द्वारा भी ये रेजोल्यूशन एग्रीड होना चाहिए। दिस प्रोसेस रिक्वायर मिनिमम ऑफ 14 days प्रायर नोटिस। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई गिवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं किया गया है और रिमूव करने के लिए इसको 14 days प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14 day period, राज्यसभा will take up the resolution for discussion following the procedure outlined in Article 67। 14 days एक्सपायर होने से पहले राज्यसभा को यहाँ इसके रिमूवल से रिलेटेड रेजोल्यूशन को डिस्कस करना होता है। आर्टिकल 92 explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under consideration। वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल रेजोल्यूशन अगर अंडर कंसिडरेशन है देन ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के तौर पर हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 कैन एडजॉर्न और सस्पेंड द हाउस। The chairman of the Rajya Sabha can adjourn the house or suspend its sitting if there is no quorum। राज्यसभा का चेयरमैन हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, अगर सफिशिएंट कोरम नहीं है देन वो हाउस की सिटिंग को भी सस्पेंड कर सकता है।
disqualify a member. The 10th schedule of the constitution authorizes the chairman to decide on the disqualification of the Rajya Sabha member due to defection. कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 10th शेड्यूल में प्रोविजन किया गया है कि राज्यसभा का चेयरमैन डिफेक्शन के केस में राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर सकता है। नंबर 3, द चेयरमैन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। हाउस में अगर प्रिविलेज का ब्रीच होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को रेज करने के लिए चेयरमैन का अप्रूवल इंपोर्टेंट है। द पार्लियामेंट्री कमिटीज वेदर एस्टेब्लिश्ड बाय द चेयरमैन और द हाउस ऑपरेट अंडर द चेयरमैन्स गाइडेंस। पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे वो चेयरमैन के द्वारा या हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई हैं, वो चेयरमैन के गाइडेंस के बेस पर ही ऑपरेट की जाती है। नंबर 5, चेयरमैन अपॉइंट्स मेंबर टू वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए मेंबर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो चेयरमैन के द्वारा ही किया जाता है। ही ऑल्सो चेयर्स द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द रूल्स कमिटी एंड द जनरल पर्पज कमिटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी को वाइस प्रेसिडेंट ही चेयर करता है। नंबर 6, द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रिलेटेड टू हाउस एंड नो वन कैन डिस्प्यूट द चेयरमैन्स इंटरप्रिटेशन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउस से रिलेटेड रूल्स को इंटरप्रिट करने का राइट इसी को गिवन किया गया है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया जा सकता है? लास्ट ईयर opposition party had decided to submit a notice under Article 67B to move a motion of no confidence against the vice president who also serve as the chairman of the Rajya Sabha. लास्ट ईयर ओपोजिशन पार्टीज ने राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 67B के अकॉर्डिंग इनिशिएट किया था। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के रिस्पेक्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इनफॉर्मल टर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं किए गए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा टू असेस द गवर्नमेंट सपोर्ट। नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इनिशिएट किया जाता है वो ओनली लोकसभा के अंदर किया जाता है, राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट को असेस करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट रिक्वायर्स बैकिंग फ्रॉम 50 मेंबर्स एंड इफ पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। लोकसभा के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है 50 मेंबर्स का इसको बैकिंग होना चाहिए और अगर ये पास हो जाता है देन गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हाउस के मेंबर नहीं होते। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। While the nominated member of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. This statement is correct. So the correct answer is B, only 2. In this lecture, we will discuss about anti-conversion bill passed in Rajasthan Assembly. The Rajasthan Assembly passed a bill, the Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religions Bill 2025 to prevent religious conversion. रिलीजियस कन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए रिसेंटली राजस्थान असेंबली ने द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 पास किया है। इट कंटेन प्रोविजंस फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स अप टू ₹1 करोड़ एंड कॉन्फिस्केशन एंड डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर मास कन्वर्जन टेक प्लेस। राजस्थान के अंदर अगर मास कन्वर्जन किए जाते हैं देन इस एक्ट के अंडर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो मास कन्वर्जन करा रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ₹1 करोड़ तक का फाइन एंड कॉन्फिस्केशन एंड प्रॉपर्टी का डिमोलिशन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इट हैज स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट फोर्स, फ्रॉड, एल्योरमेंट और कोएजन पनिशेबल विद स्टीप पेनल्टीज इंक्लूडिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो भी पर्सन फोर्सफुली तरीके से रिलीजन कन्वर्जन कराते हैं, फोर्सफुली या फ्रॉड, एल्योरमेंट गिवन करके, कोएजन के बेस पर जो भी इस तरह के अगर रिलीजन कन्वर्जन कराए जाते हैं देन इनके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेट पनिशमेंट यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। व्हाट इज मीन बाय रिलीजियस कन्वर्जन? रिलीजियस कन्वर्जन का क्या मीनिंग होता है? रिलीजियस कन्वर्जन इज द एडॉप्शन ऑफ अ सेट ऑफ बिलीफ्स ऑफ अदर रिलीजन। अदर रिलीजन के सेट ऑफ बिलीफ को अडॉप्ट करना रिलीजियस कन्वर्जन होता है। Thus, religious conversion would describe the abandoning of adherence to one denomination and affiliating with another. One denomination के एडहेरेंस को अगर अबंडन किया जाता है एंड अदर के साथ एफिलिएट किया जाता है, इसको हम रिलीजन कन्वर्जन
कह सकते हैं। वेरियस प्रोविजंस इन राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 के अंदर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या है। नंबर, प्रोहिबिटेड मेथड्स, इट प्रोहिबिटेड रिलीजियस कन्वर्जन बाय मींस ऑफ फोर्स, कोercion, undue influence, allurement, marriage और एनी fraudulent means। कोई भी पर्सन अगर किसी अदर रिलीजन के पर्सन को फोर्सफुली, कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एल्योरमेंट, मैरिज या अदर फ्रॉडुलेंट मींस के बेस पर रिलीजियस कन्वर्जन कराता है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोविजन गिवन किए गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर फोर्सफुली तरीके से, कोercion के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एल्योरमेंट, मैरिज और एनी फ्रॉडुलेंट मींस के बेस पर रिलीजन कन्वर्जन को प्रोहिबिट किया गया है। नंबर, वॉलंटरी कन्वर्जन प्रोसीजर। वॉलंटरी कन्वर्जन अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पर प्रोसीजर गिवन है। इंडिविजुअल हु विश टू वॉलंटरी कन्वर्ट मस्ट सबमिट एन एडवांस डिक्लेरेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम एट लीस्ट 60 डेज प्रायर टू कन्वर्जन। इंडिविजुअल्स जो वॉलंटरी रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, देन 16 डेज प्रायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिफोर उसको एडवांस डिक्लेरेशन गिवन करना होगा। नंबर 3, इंक्वायरी एंड पब्लिक नोटिस। The DM will conduct a police-assisted inquiry to note real intent behind the conversion। कन्वर्जन के बिहाइंड क्या रियल इंटेंट है, इसको इंक्वायरी करने के लिए डीएम पुलिस असिस्टेड इंक्वायरी कराएगा। नंबर 4, रिपोर्टिंग। एन एफआईआर अगेंस्ट एन अनलॉफुल कन्वर्जन कैन बी फाइल्ड बाय अग्राइव्ड पर्सन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और एनी अदर ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन रिलेटेड रिलेटिव। अनलॉफुल तरीके से अगर कन्वर्जन कराए जाते हैं, इसके अगेंस्ट अग्राइव्ड पर्सन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और एनी अदर ब्लड रिलेटिव के थ्रू एफआईआर कराई जा सकती है। नल एंड वर्ड मैरिज। मैरिज परफॉर्म्ड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन कैन बी डिलीड नल एंड वर्ड। अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन के पर्पज से अगर मैरिज परफॉर्म की गई है, देन उसको नल एंड वर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है। एग्जम्पशंस, reconversion to one's original or ancestral religion, also known as घर वापसी, is not considered conversion and is therefore exempted। reconversion अगर कोई भी पर्सन करता अपने ओरिजिनल रिलीजन में या फिर एंसेस्ट्रल रिलीजन में, अगर कोई बंदा अपने आप को रिकन्वर्ट करता है, इट मीन्स घर वापसी अगर वो करता है, तो इसको रिलीजियस कन्वर्जन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको एग्जम्पशन गिवन किया गया है। डिएटर मीन्स this will address conversion attempted through online solicitation via social media and other religious platform। सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन सोलिसिटेशन के बेस पर जो कन्वर्जेंस के अटेम्प्ट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड भी इस बिल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस विच विल involved in illegal conversion can have their license cancelled, property confiscation and bank account frozen। जो भी इंस्टीट्यूशंस इस तरह के रिलीजन कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन इंस्टीट्यूशंस का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जा सकती है, बैंक अकाउंट फ्रोज किए जा सकते हैं। दे में ऑल्सो फेस फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज तक का फाइन इनके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी डिमोलिशन। प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर इलीगल मास कन्वर्जन में बी कॉन्फिस्केटेड और डिमोलिश्ड। इलीगल मास कन्वर्जन के लिए जो भी प्रॉपर्टी यूज की गई है, उन प्रॉपर्टीज का कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है और डिमोलिशन किया जा सकता है। लॉ पास बाय वेरियस स्टेट ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट वेरियस स्टेट के द्वारा कौन कौन से लॉ पास किए गए। नंबर 1, ओडिशा 1967। In post-independent India, Odisha became the first state to enact a law restricting religious conversion, which later became a model framework for other states। 1967 में इंडिया का फर्स्ट स्टेट रहा है ओडिशा, जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ पास किया गया। नंबर 2, मध्य प्रदेश 1968। एमपी ब्रॉड इन द मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम। ओडिशा के जस्ट 1 ईयर बाद यहाँ पर 1968 में मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम पास किया जाता है। नंबर 3, कर्नाटक असेंबली ऑल्सो पास्ड एन एंटी कन्वर्जन एक्ट प्रोटेक्शन टू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 एमिड स्टिफ ओपोजिशन बट लेटर रिपील्ड। यूपी के अंदर 2021 में रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट लॉ पास किया जाता है। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 से दैट a marriage would be declared null and void if the conversion is carried out by force, fraud or inducement।
2021 में यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स एक्ट पास किया जाता है, जो कि बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट के थ्रू अगर मैरिज की जाती है रिलीजियस कन्वर्जन कराने के पर्पज से, उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। नंबर 5, मध्य प्रदेश 2021 एमपी also passed a new law in 2021, the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, as having the strict provision compared to other law। मध्य प्रदेश के अंदर 2021 में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पास किया जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। मोर देन 10 इंडियन स्टेट हैव पास्ड लॉ प्रोहिबिटिंग सर्टेन मीन्स ऑफ रिलीजन कन्वर्जन। रिलीजन कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए बहुत सारे स्टेट के अंदर लॉ पास किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश 1978, गुजरात 2003, छत्तीसगढ़ 2000 एंड 2006, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी स्टेट में रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट लॉ पास किए जा चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।